चैप्टर 13 द बेल जार बाय सिल्विया प्लाथ। बेशक उसकी माँ ने उसे मार डाला। मैंने उस लड़के के मुंह की तरफ देखा जिससे जोड़ी मुझे मिलवाना चाहती थी। उसका नाम कैल था, जो मुझे लगा कि किसी चीज का संक्षिप्त रूप होगा, लेकिन मैं सोच नहीं पा रही थी कि इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा जब तक कि कौन कैलिफोर्निया ना हो। आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि उसे मार डाला? मैंने कहा। कैल बहुत बुद्धिमान माना जाता था और जोड़ी ने फोन पर कहा कि वो प्यारा है और मुझे पसंद आएगा। मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपनी पुरानी वाली हालत में होती तो क्या वो मुझे पसंद आता? यह बताना असंभव था। खैर, पहले तो वह कहती है नहीं नहीं और फिर कहती है हाँ, लेकिन फिर वह कहती है नहीं नहीं। कैल और मैं जिनके दलदल के पार के गंदे समुद्र तट पर नारंगी और हरे रंग की धारियों वाले टॉव पर अगल बगल लेटे हुए थे। जोड़ी और मार्क, जिस लड़के से वह चिपकी हुई थी, तैर रहे थे। कैट तैरना नहीं चाहता था, वह बात करना चाहता था। और हम उस नाटक के बारे में बहस कर रहे थे जिसमें एक युवक को पता चलता है कि उसे दिमागी बीमारी है क्योंकि उसका पिता गंदी औरतों के साथ खिलवाड़ करता है, और अंत में उसका दिमाग, जो लगातार कमजोर होता जा रहा था, पूरी तरह टूट जाता है। और उसकी माँ सोच रही है कि उसे मार दिया जाए या नहीं। मुझे शक था कि मेरी माँ ने जोड़ी को फोन करके मुझे बाहर चलने के लिए कहा होगा ताकि मैं सारा दिन अपने कमरे में पर्दा डाले ना बैठी रहूं। मैं पहले तो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि जोड़ी मुझमें आए बदलाव को नोटिस कर लेगी। कोई भी आधी आंख वाला देख लेगा कि मेरे दिमाग में दिमाग नहीं है। लेकिन उत्तर की ओर और फिर पूर्व की ओर ड्राइव करने के दौरान जोड़ी मजाक करती रही, हंसती रही और बातें करती रही, और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने केवल माई या हे भगवान या आप ऐसा मत बोलिए कहा था। समुद्र तट पर सार्वजनिक ग्रिल पर हॉट डॉग ब्राउन किए और जोड़ी, मार्क और कैल को बहुत ध्यान से देखकर मैं अपने हॉट डॉग को ठीक समय तक पकाने में कामयाब रही और उसे आग में गिरने से नहीं बचाया जैसा कि मुझे डर था। जब कोई नहीं देख रहा था तो मैंने उसे रेत में दबा दिया। खाना खाने के बाद जोड़ी और मार्क हाथों में हाथ डाले पानी की ओर दौड़े और मैं पीछे लेटकर आकाश को देखने लगी, जबकि कैल इस नाटक के बारे में लगातार बातें कर रहा था। यह नाटक याद करने का एकमात्र यही कारण था कि इसमें एक पागल व्यक्ति था, और पागल लोगों के बारे में मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वह सब मेरे रेनेट में अटक गया, जबकि बाकी सब कुछ उड़ गया। लेकिन सबसे ज्यादा मायने तो हाँ में है। कैल ने कहा, आखिर में वह हाँ पर ही वापस आएगी। मैंने अपना सिर उठाया और आंखें सिकोड़ कर देखा। समुद्र की एक चमकीली नीली परत, एक गंदी धार वाली चमकीली नीली परत, एक बड़ी गोल धूसर चट्टान, अंडे के ऊपरी हिस्से जैसी पथरीली चोटी के लगभग 1 मील दूर पानी से बाहर निकली हुई थी। वह उसे किससे मारने वाली थी मुझे याद नहीं। मैं भूली नहीं थी, मुझे अच्छी तरह याद था, लेकिन मैं सुनना चाहती थी कि कैल क्या कहेगा। मॉर्फिया पाउडर। आपको क्या लगता है कि अमेरिका में मॉर्फिया पाउडर उपलब्ध है? कैल ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये तो बहुत पुराने जमाने के लगते हैं। मैं पेट के बल लुढ़क गई और आंखें तिरछी करके दूसरी तरफ लिन की तरफ का नजारा देखने लगी। ग्रिल में लगी आग और सड़क की गर्मी से एक कांच जैसी धुंध छा रही थी, और उस धुंध के बीच मानो साफ पानी के पर्दे से मैं गैस टैंकों, फैक्ट्री के ढेरों और पुलों का एक धुंधला क्षितिज देख पा रही थी। यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही थी। मैं फिर से पीठ के बल लेट गई और सहज स्वर में बोली, अगर तुम्हें खुदकुशी करनी हो तो कैसे करोगे? कैल खुश लग रहा था। मैंने अक्सर ऐसा सोचा है, मैं बंदूक से अपना दिमाग उड़ा दूंगा। मैं निराश हो गई। बंदूक लेकर ऐसा करना बिल्कुल मर्दाना था।
मेरे हाथ बंदूक लगने की बहुत ज़्यादा संभावना थी और अगर लग भी गई तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि अपने शरीर के किस हिस्से पर गोली चलानी है। मैंने पहले ही अखबारों में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा था जिन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन गोली लगने से उनकी एक महत्वपूर्ण नस क्षतिग्रस्त हो गई और वे लकवाग्रस्त हो गए और उनका चेहरा उड़ गया। लेकिन शल्य चिकित्सकों और एक प्रकार के चमत्कार के कारण उन्हें तत्काल मरने से बचा लिया गया। बंदूक के खतरे बहुत बड़े लग रहे थे। कैसी बंदूक? मेरे पापा की बंदूक। वे उसे लोड करके रखते हैं। एक दिन मैं उनके स्टडी रूम में चला गया और कैल ने अपनी कनपटी पर उंगली उठाई और मजाकिया बिगड़ा हुआ चेहरा बनाया। क्लिक। उसने फिर हल्की भूरी आंखें चौड़ी करके मेरी तरफ देखा। क्या आपके पिता बोस्टन के पास रहते हैं? मैंने आलस्य से पूछा। नहीं, कैलेक्टन ऑन सी में। वह अंग्रेज हैं। जोड़ी और मार्क हाथों में हाथ डाले दो प्यारे पिल्लों की तरह पानी की बूंदें टपकाते हुए और हिलते हुए दौड़े। मुझे लगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग होंगे, इसलिए मैं उठ खड़ी हुई और जम्हाई लेने का नाटक करने लगी। मुझे लगता है कि मैं तैरने जाऊंगी। जोड़ी, मार्क और कैल के साथ रहना मेरी नसों पर बोझ बनने लगा था, मानो पियानो के तारों पर कोई लकड़ी का टुकड़ा थपथपा रहा हो। मुझे डर था कि किसी भी पल मेरा नियंत्रण टूट जाएगा और मैं बड़बड़ाने लगूंगी कि मैं न पढ़ पा रही हूँ न लिख पा रही हूँ और मैं शायद अकेली ऐसी इंसान हूँ जो पूरे 1 महीने तक बिना थके जागती रही है। मेरी नसों से एक धुआं सा उठ रहा था, मानो ग्रिल और धूप से सरोबार सड़क से उठ रहा हो। मैं इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि अंतरिक्ष में किस बिंदु पर आकाश का मूर्खतापूर्ण बनावटी नीला रंग काला हो गया। तुम भी तैर सकते हो कैल? जोड़ी ने कैल को एक छोटा सा धक्का दिया। ओह! कैल ने अपना चेहरा तौलिया में छिपा लिया। बहुत ठंड है। मैं पानी की ओर चलने लगी। किसी दोपहर की व्यापक छाया रहित रोशनी में पानी मिलनसार और स्वागत योग्य लग रहा था। मुझे लगा कि डूबकर मरना सबसे अच्छा तरीका होगा और जलकर मरना सबसे बुरा। बड़ी विलायत ने मुझे जो जार दिखाए थे उनमें से कुछ बच्चों के गलफड़े थे। उन्होंने कहा वे जहाँ थे वे बिल्कुल मछलियों की तरह थे। एक छोटी सी बेकार लहर जो कैंडी के रैपर, संतरे के छिलके और समुद्री शैवाल से भरी हुई थी, मेरे पैर पर मुड़ी हुई थी। मैंने अपने पीछे रेत की आवाज सुनी और कैल ऊपर आ गया। चलो तैरकर चट्टान तक चलते हैं। मैंने उस चट्टान की ओर इशारा किया। क्या तुम पागल हो? वह तो 1 मील दूर है। तुम क्या हो? मैंने पूछा। मुर्गी। कैल ने मुझे कोहनी से पकड़कर पानी में ढकेल दिया। जब हम कमर तक पहुंच गए तो उसने मुझे पानी में ढकेल दिया। मैं पानी से बाहर आई। मैंने तैरना शुरू किया, एक संशोधित डॉग पैडल की तरह, अपना चेहरा चट्टान की ओर देखते हुए। कैल धीरे धीरे रेंगने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाया और पानी में पैर रखने लगा। नहीं आ सकता, वह जोर जोर से हाँफ रहा था। ठीक है, तुम वापस जाओ। मैंने सोचा कि मैं तैर कर बाहर आ जाऊंगी जब तक कि मैं इतना न थक जाऊं कि वापस तैर कर आ सकूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मेरे कानों में दिल की धड़कन एक सुस्त मोटर की तरह गूंजने लगी। उस सुबह मैंने फांसी लगाने की कोशिश की थी। माँ के काम पर जाते ही उनके पीले बाथरूम की रेशमी डोरी से और बेडरूम के अंबर छाया में एक गांठ लगा दी जो अपने आप ऊपर नीचे होती जाती थी। मुझे ऐसा करने में काफ़ी समय लगा क्योंकि मैं गांठ लगाने में कमज़ोर थी और मुझे ठीक से गांठ लगाना नहीं आता था। फिर मैंने रस्सी बांधने के लिए जगह तलाशी। दिक्कत यह थी कि हमारे घर की छतें गलत तरह की थी। छतें नीची, सफ़ेद और चिकनी प्लास्टर वाली थी। न तो कोई लाइट फिक्सचर था और न ही लकड़ी का बीम। मुझे उस घर की याद आ रही थी जो मेरी दादी के पास था, जब उन्होंने उसे बेचकर हमारे साथ और फिर मेरी मौसी लिम्बी के साथ रहने के लिए रखा था। मेरी दादी का घर 19वीं सदी की उत्कृष्ट शैली में बना था, जिसमें ऊंचे कमरे, मजबूत झूमर, ब्रैकेट और मोटी रेलिंग वाली ऊंची अलमारियां थी और एक अटारी थी जहां कभी कोई नहीं जाता था, जो ट्रंकों, तोतों के पिंजरों
ड्रेस मैक्रो की डमी और जहाज की लकड़ी जितनी मोटी और ऊपरी बीम से भरी हुई थी। लेकिन एक पुराना घर था और उसने उसे बेच दिया था। और मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती थी जिसके पास ऐसा घर हो। रेशमी डोरी को अपने गर्दन से पीली बिल्ली की पूंछ की तरह लटकाए हुए इधर उधर घूमने और उसे बांधने के लिए कोई जगह न मिलने के कारण निराशाजनक समय के बाद मैं अपनी माँ के बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और डोरी को कसने का प्रयास करने लगी। लेकिन हर बार जब मैं रस्सी को इतना कस देती थी कि मुझे अपनी कारों में तेज दौड़ और चेहरे पर खून का दौड़ना महसूस होता था, मेरे हाथ कमजोर पड़ जाते थे और ढीले पड़ जाते थे और मैं फिर से ठीक हो जाती थी। फिर मैंने देखा कि मेरे शरीर में तरह तरह की छोटी छोटी तरकीबें हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण क्षण में अपने हाथों को शिथिल कर देना जिससे वह बार बार बच जाता है, जबकि यदि पूरी बात होती तो मैं क्षण भर में मर जाती। मुझे बस बची हुई सारी समझ से उस पर घात लगाना होगा, वरना वह मुझे 50 साल तक बिना किसी समझ के अपने बेवकूफ पिंजरे में फंसाए रहेगा, जब तक लोगों को पता चलेगा कि मेरा दिमाग चला गया है। जैसा उन्हें देर सवेर पता चलना ही था, तो मेरी माँ की संयमित जुबान के बाद वे उसे मुझे पागल खाने में डालने के लिए राजी कर लेंगे, जहाँ मेरा इलाज हो सके। केवल मेरा मामला ही लाइलाज था। मैंने दवा की दुकान से असामान्य मनोविज्ञान पर कुछ पेपर बैग पुस्तकें खरीदी और अपने लक्षणों की तुलना पुस्तकों में दिए गए लक्षणों से की, और निश्चित रूप से मेरे लक्षण सबसे निराशाजनक मामलों में मेल खाते थे। स्कैंडल सीटर्स के अलावा मैं सिर्फ असामान्य मनोविज्ञान की किताब ही पढ़ सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा रास्ता छोड़ दिया गया हो, ताकि मैं अपने केस के बारे में वो सब जान सकूं जो मुझे जानना जरूरी था, ताकि मैं उसे सही तरीके से खत्म कर सकूं। फांसी की घटना के बाद मैं सोच रही थी कि क्या डॉक्टर मुझे जेल में डाल देंगे, और मैंने खुद को गार्डन और उनकी निजी शौक मशीन को कहीं नहीं सौंप देना चाहिए। एक बार जब डॉक्टर के हवाले कर दिया तो मुझे याद आया कि वो मुझे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कैसे मेरी माँ, भाई और दोस्त रोज़ बरोज़ मुझसे मिलने आते थे, उम्मीद करते थे कि मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर उनका आना कम हो जाता था और वे उम्मीद छोड़ देते थे। वे बूढ़े हो जाते थे, वे मुझे भूल जाते थे, वे गरीब होंगे। वे चाहते थे कि शुरुआत में मुझे बहुत बेहतरीन देखभाल मिले, इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा डॉक्टर गार्डन जैसे निजी अस्पताल में लगा दिया। आखिरकार पैसा खत्म हो गया और मुझे एक निजी अस्पताल से एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ मेरे जैसे सैकड़ों लोग तहखाने में एक बड़े पिंजरे में बंद थे। आप जितने अधिक निराश थे, आपको उतना ही अधिक दूर छुपाते थे। कैल घूम रहा था और तैरकर अंदर आ रहा था। मैं देख रही थी, वह धीरे धीरे खुद को गर्दन तक गहरे समुद्र से बाहर खींच रहा था। खाकी रंग की रेत और हरे किनारे की लहरों के बीच उसका शरीर एक पल के लिए 2 भागों में बंट गया, मानो कोई सफेद कीड़ा हो। फिर वह पूरी तरह से हरे रंग से अलग होकर खाकी रंग पर रेंगता हुआ चला गया और दर्जनों दूसरे कीड़ों के बीच खो गया, जो समुद्र और आसमान के बीच इधर उधर छटपटा रहे थे या यूं ही इधर उधर मंडरा रहे थे। मैंने पानी में हाथ चलाए और पैर पटकने शुरू किए। अंडे के आकार की चट्टान अब उतनी पास नहीं लग रही थी जितनी कैल और मैंने किनारे से उसे देखा था। तब मुझे समझ आया कि चट्टान तक तैरना व्यर्थ होगा, क्योंकि मेरा शरीर उस बहाने से बाहर निकलकर धूप में लेट जाएगा और वापस तैरने के लिए ताकत जुटा लेगा। बस एक ही काम था कि बस डूब जाऊं, इसलिए मैं रुक गई। मैंने अपने हाथ छाती पर रखे और सिर झुकाया और गोता पर्दों के दिल के दबाव पर लगाया। पानी को एक तरफ ढकेल दिया। पानी मेरे कानों में डाल रहा था। मैंने खुद को पंखा से ढक दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाती कि मैं कहाँ हूँ, पानी ने मुझे धूप से उगल दिया था। दुनिया मेरे चारों ओर नीले, हरे और पीले रंग की तरह चमक रही थी। अर्धकीमती पत्थर। मैंने अपनी आंखों से पानी गिरा दिया। मैं हाँफ रही थी, मानो अथक परिश्रम के बाद, लेकिन बिना प्रयास के तैर रही थी। मैंने गोता लगाया और फिर से गोता लगाया और हर बार एक कॉर्क की तरह उछल गई।
भूरे रंग का पत्थर पानी पर जीवन रक्षक छड़ी की तरह उछलता हुआ मेरा मजाक उड़ा रहा था। मुझे पता था कि मुझे कब पीटा गया था। मैं पीछे मुड़ी। जब मैं उन्हें हॉल में ले जा रही थी तो फूल बुद्धिमान, ज्ञानी बच्चों की तरह सिर हिला रहे थे। मैं अपने हरे रंग की स्वयंसेवक वर्दी में खुद को मूर्ख और अनावश्यक महसूस कर रही थी, उन सफ़ेद वर्दीधारी डॉक्टरों और नर्सों के विपरीत, या यहाँ तक कि भूरे रंग के वर्दीधारी सफाई कर्मी महिलाओं के विपरीत, जो मेरे अपने पोछे और गंदे पानी की बाल्टियों के साथ बिना कुछ कहे मेरे पास से गुजर जाती थी। यदि मुझे वेतन मिल रहा होता तो वह चाहे कितना भी कम क्यों न हो, मैं अपनी कम से कम एक उचित नौकरी मान सकती थी। लेकिन पत्रिकाएं, कैंडी और फूल बेचने में से सुबह सुबह मुफ्त भोजन ही मिलता था। मेरी माँ कहती थी कि अपने बारे में कुछ ज़्यादा सोचने का इलाज है किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो आपसे बदतर हालत में हो। इसलिए टेरेसा ने मेरे लिए हमारे स्थानीय अस्पताल में स्वयंसेवक के रूप में काम करने का इंतजाम किया था। इस अस्पताल में स्वयंसेवक बनना मुश्किल था क्योंकि जूनियर लीग की सभी महिलाएं यही करती थी, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उनमें से बहुत सी महिलाएं छुट्टियों पर थीं। मुझे उम्मीद थी कि वे मुझे ऐसे वार्ड में भेजेंगे जहां कुछ भी भयानक मामले हैं। मेरा इरादा अच्छा था और मैं आभारी हूँ, लेकिन हमारे चर्च के स्वयंसेवकों, तुम मात्र तो आकाश पर एक समाज की महिला हो। तो मैं लिफ्ट से तीसरी मंजिल ऊपर प्रसूति वार्ड में पहुंची और हेड नर्स के पास पहुंची। उसने मुझे फूलों की ट्रॉली दी। मुझे सही कमरों में सही बिस्तरों पर सही फूलदान रखने थे। लेकिन पहले कमरे के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही मैंने देखा कि बहुत सारे फूल मुरझाए हुए थे और किनारे से भरे पड़े थे। मुझे लगा कि एक औरत जिसने कभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया हो, उसके लिए यह निराशाजनक होगा कि कोई उसके सामने मुरझाए फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता रख दे। इसलिए मैंने ट्रॉली को हॉल के एक कोने में रखे वॉश बेसिन के पास ले जाकर सभी मुरझाए हुए फूलों को चुनना शुरू कर दिया। फिर मैंने उन सभी को निकाला जो मर रहे थे। वहाँ कोई कूड़ेदान नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फूलों को तोड़कर गहरे सफेद बेसिन में रख दिया। बेसिन कब्र जैसा ठंडा लग रहा था। मैं मुस्कुराई। अस्पताल के मुर्दा घर में शायद इसी तरह लाशें रखी जाती होंगी। मेरे इस छोटे से कदम ने डॉक्टर और नर्सों के बड़े कदम की याद दिला दी। मैंने पहले कमरे का दरवाजा खोला और अपनी ट्रॉली घसीटते हुए अंदर चली गई। 2 नर्सें उछलकर ऊपर आईं और मुझे अलमारियों और दवाइयों की अलमारियों का एक उलझन भरा एहसास हुआ। एक नर्स ने सख्ती से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सब एक जैसी दिख रही थी। जिस नर्स ने बात की थी उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपने मुक्त कुशल हाथ से ट्रॉली को संभालते हुए मुझे कमरे से बाहर ले गई। उसने बगल वाले कमरे के झूलते दरवाजे खोले और मुझे अंदर जाने के लिए कहा और फिर वह गायब हो गई। मैं दूर से हंसी की आवाज़ें सुन सकती थी जब तक कि दरवाज़ा बंद नहीं हो गया और उनकी आवाज़ें बंद नहीं हो गई। कमरे में 6 पलंग थे और हर पलंग पर एक औरत लेटी हुई थी। सब औरतें बैठी हुई बुनाई कर रही थी, बालों को पिन कर्ल्स में बांध रही थी और तोतों के घर में तोतों की तरह बड़बड़ा रही थी। मैंने सोचा कि वो सो रहे होंगे या शांत और पीले पड़े होंगे, इसलिए मैं बिना किसी रोशनी के उनके पास जा सकती थी और बिस्तर के नंबर को फूलदानों पर चिपकाने वाले टेप पर अंकित नंबरों से मिला सकती थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, एक चमकदार आकर्षक गोरी महिला जिसका चेहरा तीखा और त्रिकोणीय था ने मुझे बुलाया। मैं ट्रॉली को फर्श के बीच में छोड़कर उसके पास गई, लेकिन तभी उसने अधीरता से इशारा किया। मैंने देखा कि वह चाहती थी कि मैं ट्रॉली भी ले आऊं। मैंने मददगार मुस्कान के साथ ट्रॉली उसके बिस्तर के पास ले जाकर खड़ी कर दी। अरे, मेरा राजपुर कहाँ है? वार्ड के उस पार की एक लंबी थुलथुली महिला ने मुझे चील की नजर से देखा। तीखे चेहरे वाली गोली ट्रॉली पर झुकी। उसने कहा, ये रहे मेरे पीले गुलाब, लेकिन ये सब घटिया आइरिस के साथ मिल गए हैं। पहली 2 औरतों की आवाजें कुछ और आवाजों से जुड़ गईं। वे नाराज, ऊंची और शिकायत से भरी हुई लग रही थी। मैं यह बताने के लिए अपना मुंह खोल रही थी कि मैंने सिंक में मरे हुए कॉर्लिस पर के कुछ फूल फेंक दिए थे जो मैंने
फूलदान से निकाले थे। उनमें से कुछ कम फूल बचे थे, इसलिए मैंने उन्हें गुलदस्तों के साथ जोड़कर उन्हें भर दिया था। तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया और एक नर्स यह देखने के लिए अंदर आई कि शोर क्या है। सुनो नर्स, कल रात लॉरी मेरे पास लाक्सपुर का एक अच्छा गुच्छा लाया था। उसने मेरे पीले गुलाबों को खराब कर दिया है। दौड़ते हुए मैंने अपनी हरी वर्दी के बटन खोले और उसे सूखे फूलों के साथ कूड़े से भरे वॉश बेसिन में ठूस दिया और फिर सुनसान सीढ़ियाँ चढ़ती हुई सड़क पर पहुंची। 2-2 कदम बिना किसी से मिले। कब्रिस्तान किस तरफ है? काले चमड़े की जैकेट पहने इटालियन रुका और सफ़ेद मेथोडिस्ट चर्च के पीछे वाली गली की ओर इशारा किया। मुझे मेथोडिस्ट चर्च याद आ गया। मैं पहले 9 साल से मेथोडिस्ट थी। मेरे जीवन के कई वर्ष मेरे पिता की मृत्यु से पहले हम चले गए और यूनिटेरियन बन गए। मेरी माँ मेथोडिस्ट बनने से पहले कैथोलिक थी। मेरी दादी दादा, मेरे चाची लिम्बी अब सभी कैथोलिक थे। मेरी चाची लिम्बी भी मेरी माँ की तरह कैथोलिक चर्च में अलग हो गई थी, लेकिन फिर उन्हें एक इकलौती कैथोलिक से प्यार हो गया, इसलिए वे फिर से कैथोलिक चर्च में वापस आ गई। हाल ही में मैंने कैथोलिक चर्च में जाने के बारे में सोचा था। मुझे पता था कि कैथोलिकों को लगता था कि आत्महत्या करना एक भयानक पाप है, लेकिन शायद अगर ऐसा है तो उनके पास मुझे इससे बाहर निकालने का और कोई अच्छा तरीका हो सकता है। बिल्कुल, मैं मृत्यु के बाद जीवन या इंक्विजिशन के कुंवारी जन्म या उस छोटे बंदर के चेहरे वाले लोभ की अचूकता या किसी भी चीज में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मुझे पुजारी को यह सब दिखाने की जरूरत नहीं थी। मैं बस अपने पाप पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी और वह मुझे पश्चाताप करने में मदद करता। बस एक ही दिक्कत थी, चर्च, यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च भी आपका पूरा जीवन नहीं ले पाता था। आप चाहे कितना भी घुटने तक टेक कर प्रार्थना करें, आपको दिन में 3 बार खाना खाना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी और दुनिया में जीना पड़ता था। मैंने सोचा कि मैं देख सकती हूँ कि नन बनने से पहले कितने समय तक कैथोलिक रहना पड़ता है। इसलिए मैंने अपनी माँ से पूछा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें ही इस बारे में सबसे अच्छा तरीका पता होगा। मेरी माँ मुझ पर हंसी थी। तुम्हें क्या लगता है कि वे तुम्हारे जैसे किसी को तुरंत अपना लेंगे? तुम्हें इन सभी धर्म सिद्धांतों और सिद्धांतों को जानना और उन पर पूरी तरह विश्वास करना है, एक समझदार लड़की। फिर भी मैंने खुद को बोस्टन के किसी पादरी के पास जाने की कल्पना की। बोस्टन ही जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शहर के किसी पादरी को पता चले कि मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा है। पादरी बहुत गपशप करते थे। मैं काले वस्त्र पहनती, मेरा चेहरा सफ़ेद हो जाता और मैं अपने आप को इस पादरी के चरणों में गिरा देती और कहती, हे पिता, मेरी सहायता कीजिए। लेकिन यह बात तब की है जब लोग मुझे अस्पताल की नर्सों की तरह अजीब नज़रों से देखने लगे थे। मुझे पूरा यकीन था कि कैथोलिक किसी भी पागल को नन को अपने यहाँ नहीं रखेंगे। मेरी आंटी लिम्बी के पति ने एक बार एक नन के बारे में मजाक किया था, जिसे ननरी ने टेरेसा के पास जांच के लिए भेजा था। उस नन के कानों में वीणा की धुनें गूंज रही थी और एक आवाज़ बार बार कह रही थी, हालेलुया। बस जब उससे बारीकी से पूछताछ की गई तो उसे यकीन नहीं हुआ कि आवाज़ हालेलुया कह रही थी। उस नन के जन्म एरियोना में हुआ था। मुझे लगता कि वह किसी पागल खाने में पहुंच रही होगी। मैंने अपना काला घूंघट थोड़ी तक नीचे खींचा और लोहे के दरवाजे के अंदर घुस गई। मुझे अजीब लगा कि इतने लंबे समय तक मेरे पिता को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया। हम में से कोई भी उनसे मिलने नहीं गया। मेरी माँ ने हमें उनके अंतिम संस्कार में आने नहीं दिया था, क्योंकि हम तब बच्चे थे और उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी। इसलिए कब्रिस्तान और यहाँ तक उनकी मृत्यु भी मुझे हमेशा अवास्तविक लगती थी। हाल ही में मुझे अपने पिता की बरसों की उपेक्षा का बदला चुकाने और उनकी कब्र की देखभाल करने की तेज इच्छा हुई। मैं हमेशा से अपने पिता की प्रिय रही थी और मुझे लगा कि मुझे उस शोक का भार उठाना चाहिए जिसकी मेरी माँ ने कभी परवाह नहीं की थी। मैंने सोचा कि अगर मेरे पिता की मृत्यु न हुई होती तो वे मुझे कीड़ों के बारे में सब कुछ सिखा देते, जो विश्वविद्यालय में उनकी विशेषज्ञता थी। वे मुझे जर्मन, ग्रीक और लैटिन भी सिखा देते।
जो वे जानते थे, और शायद मैं लूथरन बन जाती। मेरे पिता विस्कॉन्सिन में लूथरन थे, लेकिन न्यू इंग्लैंड में वे चलन में नहीं थे, इसलिए वे एक लुप्त लूथरन बन गए थे। और फिर मेरी माँ ने कहा कि वह एक कट्टर नास्तिक थे। कब्रिस्तान ने मुझे निराश कर दिया। नीची जमीन के टुकड़े पर एक ढेर जैसा था, और जैसे जैसे मैं बजरी वाले रास्तों पर ऊपर नीचे चलती गई, मुझे दूर तक स्थिर नमक के दलदल की गंध आती रही। कब्रिस्तान का पुराना हिस्सा ठीक था। उनके घिसे पिटे सपाट पत्थर और लाइकेन के कटे स्मारक थे, लेकिन मुझे जल्द ही पता चल गया कि मेरे पिता को 1950 के दशक के आधुनिक हिस्सों में दफनाया गया था। आधुनिक भाग में पत्थर अपरिष्कृत और सस्ते थे, तथा यहाँ वहाँ कब्रों के चारों ओर संगमरमर लगा हुआ था, जैसे मिट्टी से भरा एक आयताकार बाथटब हो, तथा जंग में लगे हुए धातु के बर्तन व्यक्ति की नाभि के पास प्लास्टिक के फूलों से उभरे हुए रखे थे। धूसर आकाश से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और मैं बहुत उदास हो गई। मैं अपने पिता को कहीं नहीं ढूंढ सकी। क्षितिज के उस ऊपर हिस्से में, जहाँ समुद्र था, दलदलों और तट पर बनी झुग्गी झोपड़ियों के नीचे झपरा बादल छा गए और बारिश की काली बूंदें उस काले मैकिन्टोश को काला कर गई जो मैंने उस सुबह खरीदा था। एक चिपचिपी नमी मेरी त्वचा में समा गई। मैंने सेल्स गर्ल्स से पूछा, क्या यह जल विकर्षक है? और उसने कहा था, कोई भी रेनकोट कभी भी पानी रोधी नहीं होता, यह सावर प्रूफ होता है। और जब मैंने उससे पूछा कि सावर प्रूफ क्या होता है, तो उसने मुझसे कहा कि एक छाता खरीद लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास छाते के लिए पैसे नहीं थे। बोस्टन आने जाने में बस का किराया, मूंगफली, अखबार, असामान्य मनोविज्ञान की किताबें और समुद्र के किनारे अपने पुराने शहर की सैर, इन सब में मेरा न्यूयॉर्क का खर्च लगभग खत्म हो गया था। मैंने तय कर लिया था कि जब मेरे बैंक के खाते में पैसे नहीं होंगे तो मैं यह काम करूंगी, और उस सुबह मैंने काले रेनकोट पर बाकी बचे पैसे खर्च कर दिए। तभी मैंने अपने पिता की कब्र देखी। एक और कब्र के पत्थर के ठीक नीचे आमने सामने भीड़ लगी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी चैरिटी वार्ड में जगह कम मिलने पर लोग भीड़ भाड़ में खड़े हो जाते हैं। पत्थर गुलाबी रंग के धब्बेदार संगमरमर का था, डिब्बा बंद सालमन मछली जैसा, और फिर उस पर सिर्फ मेरे पिता का नाम और उसके दो तारीखें एक छोटे से डैग की तरह अलग करके लिखी हुई थी। पत्थर के नीचे मैंने कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर एक झाड़ी से तोड़े गए बरसाती ओजेलिया के फूलों को सजा दिया। फिर अपने पैरों को मोड़कर मैं भीगी हुई घास पर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना क्यों रो रही थी। तभी मुझे याद आया कि मैं अपने पिता की मृत्यु पर भी कभी नहीं रोई थी। मेरी माँ भी नहीं रोई थी। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा था कि यह उनके लिए कितनी दया की बात है कि वह मर गया, क्योंकि वह अगर जिंदा रहता तो जीवन भर के लिए अपंग हो जाता। वह ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसा होने की अपेक्षा वह मर जाना पसंद करते। मैंने अपना चेहरा संगमरमर के चिकने चेहरे पर रख दिया। अपनी हार का रोना रोया। मुझे पता था कि कैसे क्या करना है। जैसे ही गाड़ी के टायरों की चरमराहट और इंजन की आवाज़ धीमी हुई, मैं बिस्तर से उछलकर उठी, हरी फिगर वाली स्कर्ट और काला रेनकोट पहन लिया। रेनकोट अभी भी गीला लग रहा था पिछले दिन से, लेकिन जल्दी ही उसकी नमी चली जाएगी। मैं नीचे गई और डाइनिंग रूम की मेज से एक हल्के नीले रंग का लिफाफा उठाया और उसके पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, मैं लंबी सैर पर जा रही हूँ। मैंने संदेश को ऐसी जगह पर रखा जहाँ मेरी माँ आते ही उसे देख सके। फिर मैं हंसी। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गई थी। मैं ऊपर भागी और एक कुर्सी खींचकर अपनी माँ की अलमारी में ले गई। फिर ऊपर चढ़ी और ऊपर वाली शेल्फ पर रखे छोटे हरे रंग की तिजोरी के बक्से को उठाया और अपने नंगे हाथों से ही उसका धातु ढक्कन फाड़ सकती थी। ताला बहुत कमजोर था, लेकिन मैं शांत और व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहती थी। मैंने अपनी माँ के ऊपरी दाएं हाथ वाले ब्यूरो के दराज से नीले रंग के गहनों का डिब्बा निकाला
और उसे सुगंधित आयरिश लिलन के रुमाल के नीचे से निकाला। मैंने गहरे मखमल से छोटी चाबी निकाली और फिर मजबूत डिब्बों से ताला खोला और नई गोलियों की शीशी निकाली। उसमें मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, कम से कम 50 थे। अगर मैं तब तक इंतजार करती जब तक मेरी माँ मुझे रात भर ये पैसे न दे देती, तो मुझे पर्याप्त पैसे जमा करने में 50 रातें लग जाती और 50 रातों में कॉलेज खुल जाता। मेरा भाई जर्मनी से वापस आ जाता और तब तक बहुत देर हो चुकी होती। मैंने चाबी को आभूषण बॉक्स में सस्ती चेन और उंगली के पास वापस पिन कर दिया, मजबूत बक्से की अलमारी की शेल्फ को वापस रख दिया और कुर्सी को ठीक उसी स्थान पर रख दिया, पर गलीचे पर रख दिया जहाँ से मैंने उसे खींच कर लाई थी। फिर मैं नीचे रसोई में गई। मैंने रैप चालू किया और अपने लिए एक गिलास पानी डाला। फिर मैंने पानी का गिलास और गोलियों की बोतल ली और तहखाने में चली गई। तहखाने की खिड़कियों से घिरी समुद्र के नीचे की रोशनी छनकर आ रही थी। तेल के चूल्हे के पीछे दीवार के कंधों की ऊंचाई पर एक अंधेरा से छेद दिखाई दे रहा था, जो हवा के रास्ते के नीचे तक जाता था। नजर नहीं आ रहा था। तहखाने की खुदाई के बाद और इस गुप्त मिट्टी की तली वाली दरार के ऊपर बनाए गए घर में जोड़ा गया था। कुछ पुरानी सड़ी हुई अंगीठी की लकड़ियों ने छेद का मुंह बंद कर दिया था। मैंने उन्हें थोड़ा सा पीछे ढकेला। फिर मैंने पानी का गिलास और गोलियों की एक बोतल एक लकड़ी की सपाट की तरह अगल बगल रख दी और खुद को ऊपर उठाने लगी। मुझे अपने शरीर को उस खाई में डालने में काफी समय लगा, लेकिन अंततः कई प्रयासों के बाद मैं सफल हो गई और अंधेरे में मुहाने की एक ट्रोल की तरह दुबक गई। मेरे नंगे पैरों के नीचे धरती मित्रवत लेकिन ठंडी लग रही थी। मैं सोच रही थी कि इस मिट्टी के वर्गाकार हिस्से को सूरज देखते हुए कितना समय लग गया होगा। फिर एक के बाद एक मैंने भारी धूल से सने लकड़ियों के गड्ढे को मुंह के पार खींचा। अंधेरा मखमल जैसा घना लग रहा था। मैंने गिलास और एक बोतल तक हाथ बढ़ाया और सावधानी से घुटनों के बल सिर झुकाए, रेंगते हुए सबसे दूर वाली दीवार तक पहुंची। मकड़ी के जाले मेरे चेहरे की पतंग की कोमलता से छू रहे थे। अपने काले कोट को अपनी प्यारी परछाई की तरह अपने चारों ओर लपेटे हुए मैंने गोलियों की शीशी खोली और पानी के घूंटों के बीच एक एक करके उन्हें तेजी से खाने लगी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं बोतल के तले के पास पहुंची, मेरी आंखों के सामने लाल और नीली रोशनियां चमकने लगी। बोतल मेरी उंगलियों से फिसल गई और मैं लेट गई। सन्नाटा छट गया। कंकड़ पत्थर, सीपियां और मेरे जीवन का सारा जर्जर मबला सामने आ गया। फिर दृष्टि के किनारे पर वह इकट्ठा हुआ और एक तेज लहर के साथ मुझे नींद में ढकेल दिया। थैंक यू।